हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद हम लोगों ने देखा पावर ऑफ आयोटा और उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले के वीडियोस में। जो बच्चे नहीं देखे प्लीज पहले का वीडियो वॉच कर लेंगे और अगर किसी भी टाइप का डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। हम उस डाउट के ऊपर एक नया वीडियो बना के आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आइडेंटिटीज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आइडेंटिटीज मतलब नॉर्मल सी बात है, किसी ना किसी फॉर्मूले की बात करूंगा, आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। ठीक है, तो 4-5 बेसिक फॉर्मूले उसके ऊपर डिस्कस करूंगा पहले इसमें कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अप्लाई होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात आप एक फॉर्मूला पढ़े हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जानते हो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, यही बोलते थे आप, है ना। a और b क्या है? रियल नंबर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सपोज करो यहाँ a और b की जगह रियल नंबर ना होकर क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या लिखा? z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला? टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन? z1 और z2। क्लियर है? अब देखो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला यही आने वाला है, लेकिन फिर भी देखो क्या करूंगा मैं, इसे ऐसा लिख सकता हूं z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखो इसको इस z1 के साथ और इसको इस z2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। मतलब मैं लिखूंगा z1 ब्रैकेट में लगा दूंगा z1 प्लस z2 ब्रैकेट में लगा दूंगा z1 प्लस z2 और यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? क्या लगाया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद आ रहा है क्या? मैं पढ़ाया हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है कि ये जो z1 प्लस z2 है वो z1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और z2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? तो इस स्टेप में अपन ने क्या लगाया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? z1 फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? z1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z1 z2 प्लस ये क्या हो जाएगा? z2 z1 प्लस ये क्या हो जाएगा? z2 स्क्वायर। क्लियर है? अगेन क्या लगा है यहाँ पर? फिर से लगा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लगा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ रही बात? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगा है? ये z1 जो है इस z1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो z1 इंटू z1 बन गया z1 स्क्वायर, फिर z1 गया z2 के साथ तो बना z1 z2, ये z2 गया z1 के साथ तो बना z2 z1, फिर z2 इंटू z2 क्या बन गया? z2 स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ध्यान से देखो z2 z1 को मैं बता चुका हूँ कम्यूटेटिव लॉ। क्या बता चुका हूँ? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ मैं आपको बता चुका हूँ कि z1 z2 बराबर होता है z2 z1 के। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कम्यूटेटिव लॉ यही बोलता है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ? z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 ऐसे रहेगा। z2 z1 को मैं क्या लिख दूंगा? z1 z2, क्योंकि दोनों बराबर होता है। मैं बता चुका हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? अब देखो z1 z2 कितना हो जाएगा? 2z1 z2, तो z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। दिस इज द z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये बात कि नहीं हो रहा है? समझ में आया ये सारी चीजें? ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर भी, है ना। z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो तो a की जगह क्या रख दो? z1, b की जगह क्या रख दो? z2। तो यही फॉर्मूला दिख रहा है, a स्क्वायर z1 स्क्वायर 2ab 2z1 z2 b स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी नॉर्मल आइडेंटिटी इसको फॉलो करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। जहां बोल दो a और b आर रियल नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन z1 और z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझते ही हैं कि z1 की वैल्यू क्या हो सकती है? z1 की वैल्यू हो सकती है a प्लस ib और z2 की वैल्यू हो सकती है c प्लस id। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, इन्हें नॉर्मल नंबर्स मत समझिएगा।
क्लियर हो रही है बात? तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और आइडेंटिटीज बताता हूँ, लेकिन सारी आइडेंटिटीज को मैं ऐसे प्रूफ नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है और कहाँ कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है, और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि नॉर्मल आइडेंटिटी इसको भी फॉलो करते हैं। क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। अब देखो इतना नोट कर लो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके, मैं आपको और आगे की आइडेंटिटी समझाता हूँ, है ना। मैं यहाँ रफ करते जा रहा हूँ चीजों को। बात को समझो बेटा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ बहुत सारे आइडेंटिटी। सिमिलरली सारी चीजें प्रूफ होंगी, मैं हर चीज प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है ना, अपने को बस पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। तो अब देखो बात को समझो, मैं लगा देता हूँ आइडेंटिटी, आपको समझ में तो आ गया कैसे सॉल्व करना है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर अगर है तो आप उसे क्या लिखोगे, z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो आया आपके पास z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 का होल क्यूब, चलो प्लस का पहले देख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। समझ में आ रहा है, ठीक है। और माइनस वाला भी देख लीजिए क्या होता है, z1 माइनस z2 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 का होल क्यूब। क्लियर है। और फिफ्थ क्या होता है, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, z1 माइनस z2, और क्या लिखा जा सकता है, z1 प्लस z2। क्लियर है। तो नॉर्मल आइडेंटिटीज ही हैं, बस यहाँ पर z1 z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 आइडेंटिटीज हैं जो फॉलो अप होती हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हें फॉलो करते हैं। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, है ना। तो आपको दिया -5i इंटू 1/8i, कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करना है। तो ये इसको अपन क्या लिख देंगे, -5 है ना इंटू आई इंटू 1/8 इंटू आई। तो ये क्या बन जाएगा, आप खुद ही समझ गए होंगे, -5/8 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -5/8 इंटू -1, मतलब आंसर क्या हो गया, 5/8। लेकिन आंसर किसके फॉर्मेट में लाना है, आंसर लाना है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, है ना, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाना है। तो a प्लस आई बी कैसे बनेंगे, देखो ये तो रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे नॉर्मल लिख दूंगा, क्या, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5/8, ठीक है, प्लस 0 लिख सकता हूँ, और 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5/8 प्लस 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये आ गया मेरा a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, वेयर a इक्वल टू 5/8 विच इज रियल पार्ट, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 0 विच इज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो रहा है ये बात, समझ गए। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आ गया। अब देखो इसको करना है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, 2 से क्या लिख सकता हूँ, -i है और ये -i का क्यूब चल रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ -2i स्क्वायर इंटू में इसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, -1/8i -1/8i। क्लियर हो रही है बात। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1। अब देखो माइनस 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 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट -1 लिख देता हूँ, और आई 3 बार चल रहा है तो आई क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, 8 इंटू 8 इंटू 8 आ रहा है। क्लियर है, बात को समझना। अब देखो मैं इसे क्या कर दूंगा, देखो -1 क्या हो गया, +1 हो गया, कट गया, -2 आई क्यूब को क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर इंटू आई अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8 को कितना लिख दूंगा, 512। क्लियर हो रही है बात। अब देखो 2 से ये भी काट दूंगा, और ये आई स्क्वायर को क्या डाल दूंगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -2 इंटू -1 इंटू आई अपॉन 512, ठीक है। 2 से 512 कटेगा कितनी बार में, 200 कितना आएगा, 256 आएगा समथिंग, है ना। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, i/256, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर i/256।
आई बाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया और ये हो गया 256, तो आई अपॉन 256। क्या इसे रैशनलाइज करूंगा, आप खुद बताओ, क्या इसे रैशनलाइज करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर का है ऊपर। रैशनलाइज कब करते हैं, परिमेयकरण कब करते हैं, जब नीचे हर में डिनोमिनेटर में या तो इमेजिनरी नंबर आता है या तो आपका रूट इरेशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है, तब परिमेयकरण किया जाता है। नीचे अभी इमेजिनरी नंबर नहीं है तो कोई परिमेयकरण नहीं होगा। अब इसे a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कैसे लाना है, तो आप उतना नोट कर लेंगे, ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इतना नोट कर लेंगे पूरा, है ना, पॉज करके वीडियो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, मैं इसे a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, मेरे पास आंसर क्या आया है, मेरे पास आंसर आया है आई अपॉन 256, मैं इसे क्या लिख दूंगा, 0 प्लस आई इंटू 1/256, क्लियर है। तो मेरा ये कंपेयर हो गया a प्लस आई बी से, वेयर a इज इक्वल टू 0 विच इज रियल पार्ट, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1/256 विच इज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो रहा है ये बात कि नहीं हो रहा है, समझ गए पूरा कहानी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 माइनस 3i का होल क्यूब, है ना। तो नॉर्मल सा बात आ गया, वही a माइनस बी का होल क्यूब आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ऑफ b क्यूब, ठीक है। a की जगह कितना रख देंगे, a की जगह पुट कर देंगे 5 और b की जगह कितना पुट कर देंगे 3i, है ना। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3i का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल क्यूब। क्लियर हो रहा है इतना चीज, समझ गए। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 कितना हो गया 75, 75 इंटू 3 कितना हो गया, अरे चलो लंबा हो जाएगा यार, 3 इंटू 25 इंटू 3 इंटू आई। क्लियर। अब ये क्या हो गया 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 9i स्क्वायर माइनस 27i क्यूब। क्लियर है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 125, 25 निया कितना होता है 225, है ना, और ये कितना हो गया आपके पास i प्लस 15 निया 135, है ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये कितना हो जाएगा -27 i स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। अब देखो 225i और चलो अब इसको ऐसे रहने देते हो -225i, ये हो जाएगा -135, और ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, आई स्क्वायर को कितना लिखने वाला हूँ 27 इंटू -1 इंटू आई, ठीक है। अब देखो और ये हो जाएगा 125 और -135 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास -225i माइनस ऑफ 10, देखो 125 में 135 जाएगा 10 बचेगा, तो माइनस ऑफ 10 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 27i। क्लियर है। अब देखो -10 और ये 27, 225 में -27 जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -10 और ये मेरे पास बचेगा -198i। क्लियर है। 25 वहाँ कट गया, 2 और कट जाएगा तो 198 बचेगा। क्लियर है। तो ये मेरे पास बचेगा -10 माइनस 198i, तो ये आ गया a प्लस आई बी का फॉर्मेट, वेयर a इज इक्वल टू -10 एंड b इज इक्वल टू -198। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए क्वेश्चन। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसे नोट कर लेंगे, है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रफ करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखो मेरा सॉल्व होगा क्या अब मेरा आएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, -√3 प्लस -√2 रूट में, और फिर आ रहा है 2√3 माइनस आई। क्लियर है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखो। क्या करूंगा, पहले लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या उससे पहले -√3 इसे क्या लिख सकता हूँ √2i। हाँ या ना बोलो यार, सही है कि नहीं है। अरे भाई -2 है, -2 को आप 2 इंटू -1, तो आप इसे 2 इंटू √-1 लिख सकते हो, √-1 का √2 इंटू आई लिख सकते हो। हाँ या ना। अरे बताया था ना यार,
रूट ए बी जो होता है वो रूट ए इंटू रूट बी हो सकता है। कब हो सकता है? जब ए ग्रेटर देन 0 या बी लेस देन 0 या ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन में ये फॉर्मूला सही है। बताया था इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, जो बच्चे नहीं देखे प्लीज पहले वाला वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो चलो ये तो आ गया √2i और ये कितना है मेरे पास 2√3 माइनस आई। क्लियर हो रहा है ये चीज की नहीं हो रहा है? देखो ये समझ में आ गया, √-1 की वैल्यू आई होती है ना, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अपन लगाने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? -√3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2√3 माइनस आई प्लस √2i ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2√3 माइनस आई। ये कौन सा लॉ लगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? अब देखो -√3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा -2 इंटू 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस √3i। ये कितना हो जाएगा प्लस 2√6i और ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 2√6i और ये कितना हो जाएगा -√2i²। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है। अब देखो i² की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? -6 प्लस ऑफ, देखो √3 और 2√6i ना, तो एक काम करते हैं, इसे अपन लिख देते हैं √3 प्लस 2√6i। क्लियर? और इसे क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू -1। तो ये कितना आ गया मेरे पास आंसर? ये आ गया -6 प्लस √3 प्लस 2√6i हो गया प्लस ऑफ √2। तो आंसर आ गया मेरे पास -6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2√6i। क्लियर है? तो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आ गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किसके फॉर्मेट में आ गया? a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, वेयर a इज इक्वल टू कितना है? -6 प्लस √2 और b इज इक्वल टू कितना है? √3 प्लस 2√6। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लो बेटा, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। इसमें एक चीज है मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्या कि यहाँ पर बुक में क्या किया है? √3 को कॉमन निकाला है, ठीक है, और मैंने क्या है √3 कॉमन नहीं निकाला है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से √3 कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस 2√2 है ना, तो वो एक अलग चीज है। आप चाहो तो मैं कर भी सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। b अगर मैं यहाँ पे b में से क्या करूंगा? √3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 2√2, यही तो बचेगा ना। √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू √3 कितना होता है? √6। क्लियर हो रही है बात? तो ये चीज है नॉर्मल, है ना। तो यहाँ से क्या किया है? बस √3 कॉमन निकाला, मैं नहीं निकालूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलो अब एक नया टॉपिक देखते हैं अपन, क्या? मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो अब एक नया टॉपिक आपके पास लेके आ रहा हूँ। क्या लेके आ रहा हूँ? मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कई जगह बुक में भी जैसे मान लो क्या किया, डायरेक्ट बता दिया कि क्या होता है, लेकिन कैसे होता है ये कोई नहीं बताता, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या टॉपिक, अपना टॉपिक है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बात को समझना बेटा, ये मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, यहाँ से आपका मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इससे पहले जितना पढ़ा है वहां से बहुत कम क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, या पूछेगा तो बहुत कम मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है या जो इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है वीडियो, यहाँ इसके आगे वाले पार्ट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जाम में, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि अपन जो पहले का पढ़े वो पढ़ना जरूरी था क्योंकि वो बेसिक था, है ना, और वहां से क्वेश्चन लेकिन बहुत कम आते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इसके आगे जितने भी पार्ट पढ़ाऊंगा वो पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो देखो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, बात को समझो। आपकी बुक में डायरेक्ट दे दिया, एनसीईआरटी बुक में मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कि वो चीज आई कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले बात करता हूँ मॉडुलस की। सपोज करो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लो मेरे को बोल रहा है मॉडुलस ऑफ z निकालना है ना, बुक में क्या किया है डायरेक्ट बता दिया है मॉडुलस ऑफ z की बात कर रहे हैं। और कैसे करते हैं इसको? ऐसे डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ z को ऐसे डिनोट किया जाता है ना, डिनोटेड बाय
दो मॉडुलस लगा ना, बीच में z लिख देना, मॉडुलस ऑफ z। और ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बुक में बता दिया, लेकिन ये कहाँ से आया इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है, तो चलो मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ये होती है उसकी वैल्यू। a और b क्या है दिख रहा है आपको, a क्या है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब समझो, इसी में अगर आपसे बोलता है कॉन्जुगेट, क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z या कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब क्या हो जाएगा, उसको शो करते हैं z बार से। कैसे शो करते हैं, z बार से। मैं बोल रहा हूँ कॉन्जुगेट ऑफ z या कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू कैसे डिनोट किया जाता है, z बार से। और ये क्या होता है, अगर z a प्लस आई बी है तो z बार होगा आपका a माइनस आई बी, मतलब इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दिया जाता है, उसका साइन बदल दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, z बार, जैसे मान लो z क्या है a प्लस आई बी, तो z बार क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। बात समझो मैं जो बोल रहा हूँ, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कॉन्जुगेट की बात कर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ क्या क्या 2 प्लस 3i है ना। तो आप क्या बोलोगे, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3i, क्या हो जाएगा, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3i। मेरे पास z था 2 प्लस 3i, तो मेरे पास z बार हो जाएगा, बेटा ध्यान से समझना, z बार मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस 3i। समझ रहे हो बात, या मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, चलो 2 प्लस 3i का बार लगाना, फिर इसे आप लिख दोगे 2 माइनस 3i, यही होता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ z, बस डायरेक्ट, क्लियर है। ये कॉन्जुगेट में डायरेक्ट ही काम होता है, बस इतना समझ लो कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल देते हैं। अगर 2 प्लस 3i है तो वो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3i, क्लियर है। इसे नोट कर लेना जल्दी से, ठीक है। अब देखो, इसे आप नोट कर लो पॉज करके वीडियो, मैं आपको और एक दो एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मिटा रहा हूँ इसे, आप नोट कर लेना, ठीक है। सपोज करो मेरे पास दे दिया -2 माइनस 3i। अब इसका मेरे को निकालना है कॉन्जुगेट, कैसे निकालूंगा, z है मेरे पास -2 माइनस 3i, तो मेरे पास z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा -2 माइनस 3i का बार लिखूंगा पहले, और इसे लिख दूंगा -2 प्लस 3i। देखो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या बना देते हैं, नेगेटिव, ठीक है। यही होता है कॉन्जुगेट ऑफ z, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से, क्लियर है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, यही होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं हो रहा है, समझिए, कंफ्यूज मत होना कि प्लस को ही बस माइनस बनाना है, उल्टा भी हो सकता है भाई, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल पार्ट का साइन कभी चेंज नहीं करते कॉन्जुगेट में, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया जाता है। एग्जांपल भी आपको देते हूँ, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना चीज। अब और बात को समझिए, जैसे सपोज करो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, -5i प्लस 2, ठीक है। अब मेरे को इसका चाहिए कॉन्जुगेट, तो z है मेरे पास -5i प्लस 2, तो z बार क्या हो जाएगा, -5i प्लस 2 का बार लगाऊंगा और लिख दूंगा 5i प्लस 2। समझ में आ रही बात, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है भाई, नेगेटिव था इमेजिनरी पार्ट, क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, क्लियर है। रियल पार्ट जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, क्लियर है। आई होप आपको कॉन्जुगेट समझ में आ गया होगा। तो इतना चीज क्लियर हो गया, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते हैं, रियल पार्ट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती है। कहां पे, कॉन्जुगेट ऑफ z में, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। क्लियर हुआ। अब चलो समझते हैं मॉडुलस ऑफ z क्या होता है ना। देखो मॉडुलस ऑफ z कैसे होता है, पैसे बता देते हैं, इसका यूज कैसे करना है उसके बाद समझाऊंगा कि ये आया कहां से, ठीक है। सपोज करो इसी का मेरे को निकालना है मॉडुलस ऑफ z, हम यहाँ कॉन्जुगेट चेंज कर दिया, क्या लगा दिया, यहां लिखा दिया फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस, है ना, फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस। तो पहली बात आप इसे लिखो, z इक्वल टू आपके पास क्या है, -5i प्लस 2 है, ठीक है। आप इसे क्या करोगे, आप लिखोगे z इक्वल टू लिखोगे 2 माइनस 5i, क्लियर है। कंपेयर करोगे किससे, है ना, कंपेयर विथ a प्लस आई बी। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा, रियल पार्ट कितना है, 2, है ना, दैट इज रियल पार्ट, ठीक। और b की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा, -5, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, क्लियर है। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को निकालना क्या है, मॉडुलस निकालना है, समझ में आ रही बात, मेरे को क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, चलो यहाँ निकाल देता हूँ,
मेरे को निकालना है मॉडुलस, तो मैं लिखूंगा मॉडुलस ऑफ जेड या कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ जेड। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लगा देंगे अंडर रूट ऑफ, ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ए की वैल्यू दी है 2, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है बेटा -5, तो यहाँ क्या लगा दूंगा -5 का होल स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा √4 + 25, मतलब आंसर आ गया √29। दैट इज माई मॉडुलस ऑफ जेड। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आई क्या, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लेंगे। फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड निकालना था इसका, तो मैंने पहले कंपेयर किया a + ib से, a और b की वैल्यू निकाला, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट किया, फिर मॉडुलस ऑफ जेड के फॉर्मूले में बैठा दिया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, जल्दी से वीडियो पॉज से नोट कर लेना इसे, ठीक है, रफ कर रहा हूं, आप समझो। जैसे सपोज करो, इसे मिटा देता हूँ, कॉन्जुगेट को, मॉडुलस की कहानी समझ में अभी तो कॉन्जुगेट समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड मॉडुलस जेड ले लेता हूँ, चलो 2 + 3i, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड होता है √a² + b²। a की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, आंसर कितना हो गया बेटा 4 + 9, आंसर √13। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए। और क्वेश्चन देखना है, और देख लो, चलो और क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे लगा देता हूँ 4 - 5i, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, मॉडुलस ऑफ जेड क्या लगा दोगे, a² + b², क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा 16 + 25, आंसर कितना आ जाएगा 16 + 25 आ गया √41। समझ गए, ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड निकालना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है ये तो समझ में आ गया। चलो कॉन्जुगेट नहीं बता रहे, मॉडुलस तो बता दो कैसे आया, तो मॉडुलस कैसे आया उसको समझाता हूँ, उससे पहले इसे नोट कर लो जल्दी से। आई होप बच्चों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। इतना समझाता हूँ आपको जल्दी से, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ पूरा कहानी, ठीक है। अब बात को समझो, मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं दिया है, अब पता नहीं क्यों नहीं दिया है, मेरे ख्याल से तो ईजी है, बता देना चाहिए था बुक वाले को। चलो कोई बात नहीं, अपन बता देते हैं। देखो जेड इक्वल टू क्या है, a + ib। पहली बात अपना एक्सेस, देखो ये अपना कौन सा एक्सेस हो गया, x एक्सेस, ये अपना कौन सा एक्सेस होता है, y एक्सेस। याद रखना मैं यहाँ पर देखो z इक्वल टू अपने पास है क्या, z इक्वल टू है a + ib, है ना। तो इसे मैं x + iy लिख देता हूँ। अब आपको कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। a + ib बोलो या x + iy बोलो, बात एक ही है। a बोलो या x बोलो, ये अपना क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रही बात, ये a बोलो x बोलो, ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर है। और b बोलो या y बोलो, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, मतलब x जो है अब ये हो गया रियल एक्सिस, और y जो है ये अपना बन गया इमेजिनरी एक्सिस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया अपना इमेजिनरी एक्सिस। अब a + ib बोलो या x y बोलो, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y के फॉर्मेट में, x, y के फॉर्मेट में। तो x और y की जगह क्या है, a और b है, तो मैं इसे a, b भी तो लिख सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई, x, y बोलो या a, b बोलो, बात एक ही है। अब सपोज करो मैं जैसे z इक्वल टू a + ib है या z इक्वल टू x + iy है ना, z इक्वल टू a + ib है या z इक्वल टू x + iy है, उसे मैं यहाँ कार्टेशियन प्लेन में लाना चाहता हूँ। तो सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा a, यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा b, मतलब a आ गया रियल पार्ट, b आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो मैं यहाँ से ऐसा प्लॉट कर दिया ऐसा, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसा प्लॉट कर दिया ये, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a, b, या इसे ही मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z को मैं क्या बोल रहा हूँ a + ib। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ ओरिजिन o से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा o है, o क्या है मेरा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा 0 + i0। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। इसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ r, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ r। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। यही मेरा क्या है
आर है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये जो है मेरा डिस्टेंस आर है, अब मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो भाई ये डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ही तो है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपन जानते हैं क्या होता है ना? फॉर्मूला याद है कि नहीं है? x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन वाला वीडियो बनाया हूं, उसमें आप चेक कर लेना, पहले वीडियो में ये फॉर्मूला बताया हूं, है ना? तो उसे लिखूंगा, पहले आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बात को समझना। और ये डायग्राम भाई भूलना मत, अभी आगे और बहुत कुछ समझाऊंगा इस डायग्राम में। ठीक है, आपका फिजिक्स का भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बाद में, अभी नहीं, या चलो देखूंगा तो अभी यूज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मान लो मेरे को ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओरिजिन और ये पॉइंट के बीच मुझे क्या निकालना है, एक डिस्टेंस निकालना है आर। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन पॉइंट्स। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है ना भाई, पढ़े, स्ट्रेट लाइन वाले वीडियो में भी पढ़ाया हूँ, क्लास 10 में भी पढ़ के आया हूँ। जो बच्चे नहीं जानते देख लेना वीडियो, है ना? अब समझो बात को, यहाँ पर x2 y2 क्या है, x1 y1 क्या है, मान लो किसी को भी, इसे मान लो x2 y2 और इसे क्या मान लो x1 y1, ये ओरिजिन वाले पॉइंट्स को। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो है r, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा r इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या आया, r इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दिस r इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही मॉडुलस ऑफ z है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो क्या है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे मैं मॉडुलस ऑफ z बोल रहा हूँ, और मॉडुलस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है इतना चीज? जल्दी से बेटा इसे नोट कर लेना। अभी मैं एक चीज और समझा रहा हूं ताकि आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना, और ये डायग्राम मत भूलना, इसे मैं आगे भी समझाऊंगा। ठीक है, इसी चैप्टर में। अब चलो मैं इसे मिटा रहा हूं एक बार। ठीक है, अब बात को समझो। देखो फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, जैसे मान लो फिजिक्स में अपने पास क्या होता था, कोई इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, सपोज करो। ठीक है, अब इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, सपोज करो वो यहाँ पर एंगल बना रहे थीटा, या किसी सरफेस एंगल बना रहे थीटा, तो आप सुने होगे कि फिजिक्स में बोल देते हैं कि ये हो जाता है एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है आपका एफ साइन थीटा। कैसे है, कैसे रिजॉल्व, इसे बोलते हैं रिजॉल्व करना, इसे बोलते हैं फोर्स को रिजॉल्व करना, फोर्स को रिजॉल्व करना। बात समझ में आ रही है? तो ये फोर्स को रिजॉल्व करना होता है, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। कैसे आया ये एफ कॉस थीटा, कैसे आया ये एफ साइन थीटा, कैसे पता चलेगा, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स। क्लियर हो रही है बात? कैसे आया, चलो अभी समझा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना? जैसे कोई फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड पे थीटा एंगल बनाते हुए किसी सफर से, तो नीचे वाला लाइन क्या बना देते हैं, एफ कॉस थीटा, ऊपर क्या बना देते हैं, एफ साइन थीटा। कैसे बनता है भाई, बहुत ईजी है, चलो समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये यही डायग्राम में आपको दिख जाएगा। देखो बात को समझो, सपोज करो यहाँ पे ये एंगल है थीटा, क्लियर, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a है, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, b है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मैं ये ट्रायंगल ले ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल, ये ठीक है, ये ट्रायंगल, ये चलो ये पूरा ट्रायंगल ही बना, पूरा वो बना लिया ऐसा, क्लियर है, और ये ऐसा, ठीक। ये एंगल कितने हैं, थीटा, ये डिस्टेंस कितना है, r, ये टोटल कितना है, a, तो ये भी कितना हो गया, a, ये कितना है, b, तो ये भी कितना हो गया, b। समझ लो बात? चलो नेमिंग कर दो, a, b, c, d, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ले लें, चलो एक ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, a b c d, कौन सा ट्रायंगल ले लिया, b c d, क्या लगाऊंगा, चलो साइन थीटा लगा दिया, क्या लगा दिया, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा, BC अपॉन BD। सही है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC बाई BD। अब साइन थीटा, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है भाई, BC, चलो BC को BC रहने दो, अभी हटाओ, BC को कुछ नहीं छेड़खानी करो। BD की वैल्यू कितनी है, BD है मेरा R, हाँ या ना बोलो, BD R है, तो भाई BC का वैल्यू क्या निकला, BC का वैल्यू निकला मेरे पास R साइन थीटा, हाँ या ना बोलो, BC का वैल्यू क्या निकला, R साइन थीटा, और BC R साइन थीटा मतलब B हो गया मेरा R साइन थीटा।
मतलब ये b हो गया मेरा r sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अब भाई मान लो अगर ये r की जगह अगर मैं f लिखा होता तो ये क्या बन जाता? f sin थीटा। ये क्या बन जाता? f sin थीटा। नहीं समझना? तो भाई ये देखो ना, ये देखो ये ऐसा है, ये r जो लिखा हूं ये r की जगह क्या है? फोर्स है f। और ये ऊपर जो जा रहा है ये क्या बन रहा है मेरा? ये ऊपर जो जा रहा है ये मेरा क्या बन रहा है? f sin थीटा। नहीं समझ में आ रहा है क्या अभी भी? ये r जो है डिस्टेंस r उसकी जगह f होता मान लो तो ये वैल्यू कितनी निकल रही है? b की वैल्यू r sin थीटा, ये f sin थीटा हो जाता r की जगह। r की जगह f होता तो f sin थीटा बन जाता। कैसे आ रहा है? दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया, यहाँ पर लगा दिया sin थीटा का कॉन्सेप्ट इस ट्राइंगल में। तो क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? BC। अपन हाइपोटेनस क्या है? BD। BC बाय BD आया sin थीटा। BC को BC रहने दिया, BC रहने दिया और BD की वैल्यू कितनी थी? R। या यहाँ पे F भी हो सकता था आपके फिजिक्स के फोर्स के अकॉर्डिंग। तो BC की वैल्यू क्या हो जाती? R sin थीटा या F sin थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है इतना चीज? फोर्स कैसे रिजॉल्व होता है? अब देखो नीचे यहाँ पर F cos थीटा कैसे आता है, चलो ये समझाता हूँ। ये भी मेरे ख्याल से बुद्धि में घुस गया होगा। अब इसी ट्राइंगल BC में क्या लगा दो? cos थीटा लगा दो। अच्छा ये BC क्या है? BC को और क्या लिख सकते हो? BC देख लो, BC इक्वल टू क्या है? BC आपका B, यहाँ पे B भी लिख सकता हूँ, B इक्वल टू R sin थीटा। ठीक है, अब आपको समझो और इसी ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ cos थीटा लगाने की। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब CD अपॉन BD। तो CD को CD रहने दो, cos थीटा को cos थीटा रहने दो। BD की वैल्यू कितनी है? R। अगेन CD का वैल्यू क्या आ गया? R cos थीटा। देखो CD R cos थीटा मतलब ये हो गया मेरा R cos थीटा, या R की जगह क्या हो सकता था? F cos थीटा भी हो सकता था। बात समझ आ रहा है? तो ये ऊपर भी क्या हो जाएगा? F cos थीटा या R cos थीटा। समझ में आ रहा है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग F cos थीटा, मैथ्स के अकॉर्डिंग R cos थीटा। ये क्या है? ये A है, मतलब ये F cos थीटा आएगा इसी कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? रिजॉल्व कैसे करते हैं? तो ये मैं थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और लगे हाथ ये भी बता दिया कि A की वैल्यू मेरी क्या होने वाली है? R cos थीटा। B की वैल्यू मेरी क्या होने वाली है? R sin थीटा। ये मेरा बन गया पोलर फॉर्म। ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज के वीडियो में कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो आई होप आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट करना, जल्दी से इसे नोट कर लो पूरा। ठीक है, वीडियो पॉज करके और नोट करो, फिर आगे कुछ समझाता हूँ। जल्दी नोट करो। आई होप बच्चों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे कुछ देखते हैं। क्या बात को समझो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। अपन जेड इनवर्स की बात करते हैं, कुछ एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या लिख रहा हूं? जेड इनवर्स। जेड इनवर्स क्या होता है? 1/z। 1/z मतलब 1/a प्लस IB। क्लियर है? अब देखो इसे अपन क्या करते हैं? रैशनलाइज, आपको बताया था। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड इनवर्स आपका बन जाएगा 1/a प्लस IB इंटू a माइनस IB अपॉन a माइनस IB। इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अपन रैशनलाइज करते थे, परिमेयकरण करते थे। ठीक है, तो z इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? z इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी a माइनस IB अपॉन नीचे क्या लगेगा? a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, z इनवर्स इक्वल टू हो जा रहा है a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? ध्यान से देखो, ये हो गया z इनवर्स इक्वल टू, ये हो जा रहा है सॉरी, I स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करूंगा? -1। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस IB अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ -1 इंटू बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा z इनवर्स इक्वल टू a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये है क्या? इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो z इनवर्स इक्वल टू a माइनस IB। आपका क्या है? a माइनस IB आता है कॉन्जुगेट ऑफ z। क्लियर हो रही है बात? a माइनस IB आपका क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब a माइनस b को आप लिख सकते हो z बार, है ना? कॉन्जुगेट, याद आ रहा है? अभी अभी तो बताया, ये होता है अपना कॉन्जुगेट, है ना? कॉन्जुगेट ऑफ z। क्लियर? z बार a माइनस IB और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका क्या है? देखो, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। याद आ रहा है? मॉडुलस ऑफ z।
तो भाई अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देखो यही सारी चीजें हैं, इसे ही मैं अब यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। क्लियर है? तो जल्दी से इसे नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ, मैं इधर का रफ करूंगा बेटा, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मैं जेड इनवर्स को क्या लिखने वाला हूँ, मैं जेड इनवर्स को लिखने वाला हूँ, ध्यान से देख लो। जेड इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, a माइनस आई बी की जगह क्या रखूंगा, a माइनस आई बी की जगह रखूंगा जेड बार, तो हो गया जेड बार अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। जेड इनवर्स क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, जेड इनवर्स इनटू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड ऑफ बार का कॉन्जुगेट। ये भी फॉर्मूला आपका बन सकता है। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले आपके सही हैं। समझ गए बात? आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से बेटा इसे नोट कर लेना। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज में लिखूंगा, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उनके मॉडुलस और कॉन्जुगेट में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सपोज करो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट का मॉडुलस मतलब Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, इसको आप मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 भी कर सकते हैं। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ Z1 बाय Z2 को आप मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉडुलस के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दो प्रॉपर्टी हैं, ओनली टू प्रॉपर्टीज फॉर मॉडुलस। क्लियर है? ओनली टू प्रॉपर्टीज फॉर मॉडुलस। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें देखो कहीं भी प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ऐसा नहीं होता भाई, याद रखना, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, या मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, प्लस माइनस इसमें अप्लाई नहीं होता। क्लियर है? तो याद रखिएगा, और ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी। इससे पहले भी मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में जितनी प्रॉपर्टीज आपको बताइए सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी ये प्रॉपर्टीज। तो अभी आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको लगेगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए जब आप कंपटीशन लेवल में बैठोगे या कंपटीशन के एग्जाम्स दोगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है बेटा कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समझ रहे हो बात? क्लियर है? तो ऐसा नहीं होता बेटा मॉडुलस के केस के लिए, है ना। मॉडुलस में मात्र दो ही प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, Z1 इंटू Z2 और Z1 बाई Z2, तो वो सेपरेट जा सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में मॉडुलस का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? तो ये तो हुआ आपका एक चीज। अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, देखो इसमें आ रहा है ना, इसमें नहीं था लेकिन इसमें था। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 क्या बनेगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ठीक है, या डिवीजन भी करते हो Z1 बाई Z2 पूरे का कॉन्जुगेट, देखो क्या लिखा हूं, Z1 बाई Z2 पूरे का कॉन्जुगेट, तो आप इसे लिख सकते हो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो देखो कॉन्जुगेट में सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस गुणा भाग सब कर रहे हैं, लेकिन मॉडुलस में प्लस माइनस नहीं आता, सिर्फ गुणा भाग आता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये पूरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी मॉडुलस और कॉन्जुगेट के लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें का यूज कैसे करना है तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब अपन क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।